हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव चंदबान सिंह इंटर कॉलेज 12 गौर बस्ती से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं क्लास 11 के अंतर्गत बायोलॉजी क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग बायो के इंट्रोडक्शन को सीख लेते हैं, यानी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी ग्रीक शब्दों से लिया गया है। दो ग्रीक शब्द, फर्स्ट बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, जीवन, जबकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जीवन का अध्ययन, अर्थात साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क एंड ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने 1802 ईस्वी में किया। बायोलॉजी जो है एक इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग शरीर के अंदर चलने वाले रहस्य के विषय में जानते हैं और एक आनंद की प्राप्ति करते हुए हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में अलग किया गया मेनली। फर्स्ट जूलॉजी। जूलॉजी भी दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। फर्स्ट जॉइंट जिसका मतलब होता है एनिमल्स, जबकि सेकेंड लॉजी लोगोस स्टडी अर्थात जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह जूलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। आरिस्टोटल, लेकिन पढ़ते हम लोग इसको अरस्तु। सेकेंड बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक शब्दों से ली गई है। बॉटेंसी जिसका मतलब है ग्रास या फिर हाथ, शाकीय पौधे या घास फूस, अर्थात बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं बॉटनी कहलाती है। फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। सभी ग्रीक शब्द हैं। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन बायोलॉजी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं लोग द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेसन में।
उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स सजीव वस्तुएं। आखिर सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर जैविक क्रियाओं का संचालन हो रहा है, उससे हम लोग लिविंग बीइंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं कहते हैं। यानी कि जीवन से संबंधित जो सारी क्रियाएं जिस वस्तु में संचालित होती है, उस वस्तु को लिविंग बीइंग्स कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन से संबंधित क्रियाओं का संचालन नहीं होता है, उन वस्तुओं को नॉन लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। लिविंग बीइंग्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं, लक्षण होती हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि सजीव वस्तुओं की क्या विशेषताएं हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सभी जीवधारियों की जो शरीर है वो बहुत छोटी सी सूक्ष्म इकाई से बनी है। उस सूक्ष्म इकाई को सेल कहते हैं। यानी कि सेल सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये सेल ही जीव शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी हुई है, उसकी दीवार। ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो जीव शरीर है, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, उन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी भी उस ईंट के समान कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, उससे मिलकर बनी हुई है। इस चीज को हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कोशिकीय संगठन कहते हैं। दूसरी स्टेप हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य। अकॉर्डिंग टू हक्सले, हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीवन का भौतिक आधारशिला है। अर्थात कि जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं जो हैं वो किसी द्रव्य के अंदर चलती हैं। जिस द्रव्य के अंदर चलती हैं उस द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने इस प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग किया। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर उपस्थित एक जेलीनुमा जिलेटिनस मटेरियल्स है, जिसमें सेल्स के विभिन्न कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी बायो एक्शंस हैं वो संचालित होती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसी द्रव्य को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि जो द्रव्य लिविंग बीइंग्स की एक अपनी फीचर्स है, एक कैरेक्टर्स है। तीसरी स्टेप पर हम लोग बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उपापचय। जीव शरीर के सेल्स के अंदर बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं में सरल से जटिल और जटिल से सरल पदार्थों का निर्माण किया जाता है। सरल से जटिल और जटिल से सरल पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म जो है जीव शरीर के जीवन को प्रदर्शित करती है।
अर्थात सेल के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हैं, ये रासायनिक क्रियाएं चलना बंद कर दें या रासायनिक क्रियाएं ना हो सेल्स के अंदर, तो वो लिविंग बीइंग्स नहीं रह जाएगा। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो स्टेप आते हैं, एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। देखिए एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक वो प्रोसेस है जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण किया जाता है। एनाबॉलिक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल्स के अंदर सरल से जटिल पदार्थों का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में देखते हैं प्लांट सेल्स के अंदर जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उस प्लांट सेल्स के अंदर CO2 प्लस H2O का इस्तेमाल किया जाता है। CO2 प्लस H2O का निर्माण किया जाता है और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेल्ट स्टार्च का निर्माण किया जाता है। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि एनाबॉलिक प्रक्रिया में ये सरल पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सरल पदार्थों के इस्तेमाल से आपके जटिल कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात ये एनाबॉलिक है। ऐसे ही एनिमल सेल्स के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। CO2 भी लिख सकते हैं। आगे देख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस आप सभी करना है इसको, क्वेश्चंस को समीकरण। कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की वह प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन से सरल पदार्थों का निर्माण किया जाता है, यानी कि सिंपल मटेरियल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं श्वसन को। श्वसन में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के फलस्वरूप एनर्जी जनरेट होती है। चौथे स्टेप हम लोग ले सकते हैं इसमें आगे, फोर्थ रेस्पिरेशन। श्वसन। हम लोग जानते हैं कार्य करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। जो ये भोजन हम लोग लेते हैं, जो इसकी सिंपल फॉर्म होती है, यानी कि डाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल्स हमारी यूटिलाइज करती है, प्रयोग करती है, और प्रयोग करने के फलस्वरूप इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर, इन साइटोसॉल कोशिका द्रव, इन माइटोकांड्रिया के अंदर इसको ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के फलस्वरूप एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। रिस्पिरेशन क्रिया के फलस्वरूप जो भी ब्रेक से जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को एटीपी के अणुओं में संचित कर लिया जाता है। जो भी एनर्जी एटीपी के मॉलिक्यूल्स में स्टोरेज होती है, संचित होती है, वो एनर्जी शरीर के अंदर चलने वाली बायो एक्शन में इस्तेमाल होती रहती है। ये रेस्पिरेशन था। नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। फिफ्थ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन।
उत्सर्जन क्या है, इसको समझते हैं हम लोग कि शरीर के अंदर चलने वाली जो बायो एक्शन है, जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनावश्यक चीज उत्पन्न होते हैं, और जो ये अनावश्यक चीज उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, उन अनावश्यक चीजों का शरीर से बाहर रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात शरीर के अंदर बनी हुई नाइट्रोजनस वेस्ट जो होती हैं, यानी कि नाइट्रोजनीय जो अपशिष्ट होती हैं, उन नाइट्रोजनीय अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन के अंतर्गत हमारी जो प्रोटीन्स के अणु होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, उनके डीएमिनेशन से जो NH3 बनती है, फिर इस NH3 प्लस CO2 का इस्तेमाल करके हमारी लीवर सेल्स के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है। बनी हुई जो यूरिया होती है, इस यूरिया को ब्लड में डाल दिया जाता है। फिर ब्लड के द्वारा, जो ब्लड होता है, इस ब्लड के द्वारा ये यूरिया जो होता है किडनी तक जाती है। हमारी जो किडनी होती है, ये किडनी ब्लड को, जो ब्लड हम लोगों का है, उस ब्लड को फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद आपकी यूरिया को अलग कर लेती है। फिर यूरिन का फॉर्मेशन करती है। बनी हुई जो यूरिन होती है, इस यूरिन में आपके एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरिया, NH3 एसेट्रा जो पदार्थ है, उन पदार्थों को शरीर के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो हैं, उत्सर्जी जो पदार्थ हैं, शरीर से बाहर ना निकलें, तो शरीर में टॉक्सिक मटेरियल्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि विषैले पदार्थ बढ़ते जाएंगे। विषैले पदार्थ के बढ़ने के कारण शरीर विषाक्त हो जाएगी, और हमारे जो सिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे फेल होने लगेंगे। इससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये भी क्षमता पाई जाती है हम लोगों के अंदर, यानी कि लिविंग बीइंग्स के अंदर। नेक्स्ट 6वां पढ़ लेते हैं हम लोग, ग्रोथ। ग्रोथ जो है, यानी कि शरीर के माप में होने वाली वृद्धि को, होने वाले परिवर्तन को ही ग्रोथ कहते हैं। शरीर की जो माप है, उस शरीर के माप में होने वाली परिवर्तन को ही ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो है, एक्चुअली ग्रोथ कैसे होता है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। जब ये सेल्स डिवाइड होती हैं तो न्यू सेल्स बनती है। नई सेल्स के लगातार बनने की वजह से जीव शरीर के लंबाई में वृद्धि होती रहती है। जो ये सेल जो हैं, वो ये सेल डिवीजन क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप ये डिवाइड होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जीव शरीर की वृद्धि होती रहती है। एनिमल बॉडी के अंदर ग्रोथ जो है एक निश्चित आयु तक होता है। उसके बाद शरीर की जो वृद्धि है वो वृद्धि रुक जाती है। जब 18 से 21 वर्ष तक जो शरीर की हमारी वृद्धि होती है, उसके बाद हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। बट प्लांट के केस में हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट में लाइफ लॉन्ग, यानी कि जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट में लाइफ लॉन्ग वृद्धि होती रहती है। आगे बढ़ते हैं लोग 7वें पॉइंट पर। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को हम लोग जानते हैं जीवधारियों का एक ही लक्षण है
कि हमारे शरीर के बाहर यानी कि आउटर एनवायरनमेंट में, बाह्य वातावरण में जो भी कुछ हो रही है यानी कि सर्दी गर्मी इत्यादि, इन चीज़ों का हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा महसूस किया जाता है। इन संवेदनाओं को महसूस करना ही संवेदनशीलता कहलाती है यानी कि सेंसिटिविटी कहलाती है। तो ये भी जो सेंसिटिविटी है ये भी लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट 8 रिप्रोडक्शन। जन्म जो है ये भी सजीवों की विशेषताएं हैं। जन्म ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जात की आबादी को आगे बढ़ाए रखते हैं, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने सादृश अपने समान संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जन्म कहलाती है। इस जन्म प्रक्रिया के फलस्वरूप जीव अपने स्पीशीज की कंटिन्यूटी को यानी कि जीव जात की जो निरंतरता है उस निरंतरता को बनाए रखते हैं और अपने पीढ़ियों को आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, तो ये रिप्रोडक्शन थी जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स के अंतर्गत था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है पढ़ाई की जो क्लास में बताई गई जो बातें हैं इन बातों पर आप विचार करेंगे और विचार करके आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे। आगे भी इससे आगे की जो नॉलेज है वो लेकर पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए।